सब लोग ने पिछला लेक्चर एक बार रिवाइज करना है। गुड मॉर्निंग है सबको। हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का लेक्चर शायद चल रहा है, स्टार्ट करेंगे हम लोग 5 मिनट में। ठीक है, रिवाइज रिवाइज ऑल ऑफ यू, रिवाइज फटाफट। पिछला लेक्चर का पीडीएफ खोलिए, फटाफट देख के लीजिए। आज हम न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। और सब लोग को मैंने बोला है रीनेम करने के लिए। बहुत सारे लोग को मैं अभी भी देख रहा हूँ, आंचल यादव, आंचल, स्नेहा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रीनेम नहीं किया हुआ है। आपका नाम लास्ट में, आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट पार्टिसिपेंट्स में जाके आपने अपना खुद का नाम रीनेम करना है। हम लोग 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे।
क्लास अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। सब लोग ने देख के लिया प्रीवियस लेक्चर? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें क्या? इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बात की थी अबाउट व्हाट। प्रीवियस लेक्चर का लास्ट टॉपिक आपने क्या देखा था? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। प्रीवियस लेक्चर का नंबर कितना था? 1.7 था। आज 1.8 है। आज 1.8 है ना? अच्छा 1.9 है आज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम सबको समझ में आ गया था। मैंने एग्जांपल्स भी बहुत सारे दिए हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, तो आई थिंक उनको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए क्लास फॉर्मूले तो सेम यूज किए जाएंगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले mv² या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे हुए हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग क्लास, देयर इज अ शॉर्ट डेरिवेशन आल्सो जिसके बेसिस पे ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स आया हुआ है। ठीक है, पर वो शॉर्ट डेरिवेशन अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी हमको चलेगा, उसका कुछ इतना भी यूज नहीं है। ठीक है, उन्होंने रेडियस वेक्टर को रिजॉल्व करके डेरिवेटिव किया हुआ है। डेरिवेटिव करना वैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है। उस मेन डेरिवेशन का यूज है डेरिवेटिव करना, वो मैंने वैसे भी आपको सिखाया हुआ है, तो उसका इतना हम वो नहीं करेंगे फिलहाल। एक और टॉपिक बचता है खाली लास्ट, जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, इसको जरा इसके डायग्रामेटिक फॉर्म में देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आपका क्लास एक सरफेस है। ठीक है, दिस इज अ सरफेस। इस सरफेस से आपने एक रस्सी बांधी हुई है और उस रस्सी के नीचे एक मास आपने बांधा हुआ इस तरह से। ठीक है, इस रस्सी के नीचे जो मास आपने बांधा हुआ है और इस रस्सी को आपको इस तरह से घुमाना है कि ये रस्सी ऐसे ऐसी जाए। जस्ट लुक एट द वे आई एम ड्रॉइंग इट। ठीक है, मतलब बेसिकली ये रस्सी नीचे के साइड में एक सर्कल बनानी चाहिए। नीचे के साइड में क्या बनानी चाहिए? एक सर्कल बनानी चाहिए। मतलब टोटल डायग्राम एक आइसक्रीम के कोन के जैसा दिखना चाहिए आपको। ठीक है, एक सर्कल नीचे की तरफ बनना चाहिए। इस तरह से आप वो सर्कल देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का अगर एक सर्कल बनता है तो कभी ना कभी आपका जो ये बॉब होगा, रस्सी होगी, वो रस्सी कभी ना कभी यहां होगी इस तरह से, या वो रस्सी कभी ना कभी यहां होगी इस तरह से। यानी कि आपका बॉब कभी ना कभी यहां दिखाई देगा या तो कभी ना कभी यहां दिखाई देगा।
नीचे की तरफ सर्कल बनाना चाहिए उसने। अगर आप एक रस्सी इस तरह से यहां से हैंग करते हैं और अगर वो रस्सी नीचे की तरफ एक सर्कल बनाती है तो इस चीज को एक कोनिकल पेंडुलम बोला जाता है। सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि कल से हम लोग बात क्या कर रहे हैं। कल से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम सर्कुलर मोशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर। हाँ, कोन जैसा, आइसक्रीम का कोन उल्टा करके लगा दिया और ऐसा आइसक्रीम का कोन जो है उसको अगर आपने उल्टा करके लगा दिया तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब आपने एक और चीज यहां पे अंडरस्टैंड करनी है। जो एक और चीज आपने यहां पे अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि इस कोन के ऊपर लगने वाली फोर्सेस भी हम बना सकते हैं। इस कोन के ऊपर लगने वाली क्या बना सकते हैं हम लोग? फोर्सेस, ठीक है। किस तरह से बनाएंगे? लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में जब मैं लेक्चर एंड कर रहा था तब मैंने आपको एक फोर्स के बारे में बताया था जिसका नाम है टेंशन। टेंशन यानी कि तनाव, और ये टेंशन यानी कि तनाव स्पेशली लगता है रस्सी में, और आप इसको बोल सकते हो स्पेशली लगता है किसमें? स्ट्रिंग में। रस्सी यानी कि स्ट्रिंग, इसमें ये तनाव लगता है। कब लगता है? जब आप किसी भी रस्सी या स्ट्रिंग के नीचे एक मास लगाओगे तो उस रस्सी में एक्सटेंशन आता है। उस एक्सटेंशन को ही आप रस्सी में आने वाले तनाव या टेंशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो नीचे यहां पे एक आपको मास दिखाई दे रहा है। इस मास की वजह से रस्सी में इधर ऐसा तनाव आएगा। ये एरो मार्क जो देख रहे हो, ये एरो मार्क आपको रस्सी में लगने वाले तनाव के बारे में बता रहा है। जब भी आप किसी रस्सी में तनाव बनाएं तो उसको, उस एरो मार्क को बनाने के लिए एक तरीका है, वो तरीका आप याद रखें। ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इतनी बातें याद रखें। क्या बोला मैंने? जब भी आप रस्सी में लगने वाले तनाव के बारे में बात करेंगे तो रस्सी में लगने वाले तनाव को, तनाव क्या है? एक तरह का फोर्स है। दिस टेंशन इज लाइक अ फोर्स। तो वो फोर्स बनाने का तरीका क्या होता है? हरदम आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे दूर भागते हुए आप फोर्स बनाइए। जैसे अगर आपको यहां पे तनाव दिखाना है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये रस्सी है, तो एक लाइन ऐसे बनाए और एरो मार्क ऐसे बनाए। ऑब्जेक्ट से दूर भागता हुआ तनाव हरदम आपको दिखाने की जरूरत है, ठीक है। अब इस तनाव को अगर हम रिजॉल्व करेंगे, जो यूनिट्स एंड वेक्टर में आपने रिजॉल्विंग नाम की चीज पढ़ी है वो हम यहां पे कर सकते हैं। एक एरो आप इस तरह से बना सकते हो और एक एरो आप इस तरह से बना सकते हो। ये आपका रिजॉल्व हो गया। अगर आप इस वाले एंगल को थीटा पकड़ के चलते हो, इफ यू टेक दिस पर्टिकुलर एंगल एज थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा। आई होप सब लोगों को रिजॉल्विंग आता है। हम लोगों ने रिजॉल्विंग बहुत जगह पे यूज किया है, और अगर आपको रिजॉल्विंग अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज 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 उस पर ध्यान दें। हर जगह पे रिजॉल्विंग होगा। अगर ये वेक्टर आर है और अगर ये कंपोनेंट थीटा है तो ये आर कॉस थीटा हो जाता है, ये आर साइन थीटा हो जाता है। अगर ये वेक्टर आर है और अगर ये थीटा आपने पकड़ लिया तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा और ये आर साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल सिंपल बातें हैं, आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। अभी तक से मैंने क्या बताया? अभी तक से मैंने ये बताया कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम कोनिकल पेंडुलम है। उस कोनिकल पेंडुलम नाम के टॉपिक में हमने ये पता लगाया कि किसी रस्सी के नीचे एक मास है। ये जो मास होता है ना किसी भी रस्सी के नीचे, इसका नाम बॉब होता है, बॉब। तो बॉब मतलब क्या होता है? बॉब मतलब एक तरह का मास होता है, वो इस रस्सी के नीचे हम लगाते हैं।
और बॉब की वजह से, उस मास की वजह से रस्सी में तनाव आता है। तनाव एक तरह का फोर्स है जो किसी रस्सी में लगता है, और फोर्स का अगर हम डायरेक्शन बनाना चाहें तो ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। आपने देखा ऑब्जेक्ट से दूर भागता हुआ मैंने एक एरो बनाया, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से दूर भागता हुआ मैंने एक एरो बनाया। अगला स्टेप मैंने क्या किया, अगला स्टेप मैंने ये किया कि मैंने इस टेंशन नाम के एरो को, यानी कि इस टेंशन नाम के वेक्टर को, यानी कि इस टेंशन नाम के फोर्स के वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर दिया। एक टी साइन थीटा नाम का फोर्स इधर जा रहा है, एक टी कॉस थीटा नाम का फोर्स उधर जा रहा है। सवाल ये उठता है कि सर रिजॉल्व करना क्यों है, क्यों हम रिजॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि रिजॉल्व करने के बाद आपको एक चीज पता चलती है, आफ्टर रिजॉल्विंग we can see that the component t sin theta is acting towards the center of the circle। क्या आपने बात नोटिस की? क्या सब लोग ये बात नोटिस कर रहे हैं कि ये जो सर्कल है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ये टी साइन थीटा नाम का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लग रहा है। और अगर आपने कल का लेक्चर ध्यान से पढ़ा होगा तो टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाली फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यानी कि क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि टी साइन थीटा इज प्लेइंग the role of centripetal force। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे होगी दैट कैन बी टी साइन थीटा। अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे, अगर आप हमारा पिछला लेक्चर देखेंगे तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको फुगड़ी का एग्जांपल दिया था। उस वक्त मैंने आपको एक क्लियर बात बताई थी कि अगर आप सर्कुलर मोशन करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो उस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, दो लोग जब फुगड़ी खेल रहे थे, वो लोग अपने मन से सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे लगा रहे थे। उन्होंने अपने लेग्स को इस पोजीशन में, उन्होंने अपने लेग्स को रखा, अपने हाथ को स्ट्रेच किया कि सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगे। वो लोग जानबूझ के वैसा कर रहे हैं ताकि वो सर्कुलर मोशन कर सके। पर यहां पे क्या होगा, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? मतलब आपके डायग्राम में ही कोई ऐसी फोर्स होती है जिसका एक आधा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से यह सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल हो सकता है। और ऐसा हर जगह पे होता है, ऐसा हर जगह पे होता है। जो भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही होगी, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी। जाते जाते अगर आप मेरा कल का लेक्चर याद करेंगे तो कल के लेक्चर में मैं आपको वही एग्जांपल दे रहा था कि सपोज कीजिए कि आपके पास आप एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इस तरह से आपने एक रस्सी ली, उसमें आपने एक पत्थर बांधा और आप इस पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो। ठीक है, अगर आप इस पत्थर को इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये पत्थर सर्कुलर मोशन कर रहा है। पर पत्थर को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहां से? इस पत्थर की वजह से इस रस्सी पे एक तनाव आएगा, और तनाव बनाने का तरीका, पत्थर से दूर की तरफ भागो और वहां पे एक एरो बनाओ टी। तो आप देख सकते हो यहां पे भी जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है। इस चीज को अगर आपको समझना है, इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, तो जब भी आप ये पत्थर को इस रस्सी से घुमाएंगे, एक काम करें, इस रस्सी का तनाव आप कम करें। आप रस्सी का तनाव कैसे कम करेंगे? आपके हाथ को थोड़ा ढीला छोड़े, या ये रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़े। जैसे ही आप इस रस्सी को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, ये सर्कुलर मोशन करना बंद कर देगा। अगर आपके पास कोई भी चार्जर भी है ना, चार्जर की आप एक जो चार्जर की आपकी वायर है या कोई भी एक रस्सी अभी आप हाथ में उठा सकते हैं और उसको ऐसा गोल गोल घुमा के चेक कर सकते हैं। जितना रस्सी में तनाव होगा उतना अच्छा सर्कुलर मोशन होगा, जितना रस्सी का तनाव कम होगा उतना सर्कुलर मोशन कम होगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि तनाव यानी कि टेंशन, और वही टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो पा रहा है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर? ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकती हैं। बस आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी तरीके से एक सर्कुलर मोशन में लग जाता है। जैसे हमारे इस डायग्राम में टी साइन थीटा नाम का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? क्या सब लोग को यह बात समझ में आ गई है? हाँ या ना? डन? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस थिंग कि कहीं ना कहीं पे कैसे ना कैसे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने के लिए आपको कोई ना कोई तो दिखाई दे ही जाएगा। एनी डाउट्स? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ठीक है। अब एक और चीज, अगर आप कल की लिस्ट ध्यान से देखेंगे तो कल की लिस्ट में मैंने एक चीज लिखी थी जिसका नाम था पीरियड। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, एक्चुअली यू कॉल इट एज टाइम पीरियड। ठीक है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? ठीक है, टाइम पीरियड होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है आप उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। यानी कि क्या? यानी कि क्या? अभी अभी हमने डायग्राम देखा, ऊपर वाले डायग्राम में ही आपको मैं समझा देता हूं। ये पार्टिकल यहां से शुरू हो रहा है, ये पार्टिकल यहां से शुरू होने के बाद एक चक्कर मार के आएगा। एक चक्कर मतलब कल लेक्चर में हमने देखा एक चक्कर 2πr का होता है, अगर आपको याद आएगा। ये एक चक्कर यानी कि एक रेवोल्यूशन करने में उसको जितना टाइम लगेगा उसको आप टाइम पीरियड बोलते हो। ठीक है? कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो हम डायरेक्टली लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट L cos थीटा बाय G। और एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले हैं यहां पे, दोनों में लिख देता हूं आप लोग के लिए। T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट H बाय G। अब इसमें क्या क्या चीजें कहां कहां हैं जरा उसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखना। ये जो कोनिकल पेंडुलम आप देखते हैं, इस कोनिकल पेंडुलम में यहां से लेके यहां तक ये आपके कोनिकल पेंडुलम की लेंथ मानी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज, यहां से लेके यहां तक ये आपकी कोनिकल पेंडुलम की हाइट मानी जाती है। और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आप उसको थीटा मान सकते हैं। ठीक है, यस यस शिफा, कहीं पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगी। दोनों की दोनों फोर्सेस एक ही जगह पे होती हैं। मैं आता हूं उस टॉपिक के ऊपर, मुझे आज उसके ऊपर एक और एग्जांपल देना है। पहले आप ये समझ जाइए कि कोनिकल पेंडुलम की लेंथ कहां है, हाइट कहां है और थीटा कहां है। ये तीन चीज सब लोग ने देख ली। अब यही तीन चीज आपके फॉर्मूले में इस्तेमाल हो रही है, 2πL cos थीटा बाय G। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। और अगला फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π अंडर रूट H बाई G। ये फॉर्मूलाज कैसे आए, कहां से आए, 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में देखेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। अभी अभी सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूलाज ध्यान से समझ के चलिए कि कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का मतलब ये होगा कि कोनिकल पेंडुलम के नीचे आप जो ये सर्कुलर मोशन होते हुए देख रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन करने के लिए, एक रेवोल्यूशन करने के लिए
इस बॉब को कितना टाइम लगेगा, उसका मतलब होगा आपका टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, जो इन फॉर्मूला से बताया जा सकता है। इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? हाँ या ना? टाइम पीरियड का मतलब सबको समझा? टाइम पीरियड का मतलब है एक रेवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। डन? नहीं पायल, आप गलत फॉर्मूला देख रहे हैं। उसके नीचे एल कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए। अब कल से बहुत लोगों का ये डाउट हो सकता है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या एक साथ लगते हैं कि नहीं लगते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको ये एक्सपीरियंस आएगा। उसके लिए आपको बाइक या फिर स्कूटी, इन दोनों में से कोई चीज चलानी आनी चाहिए, नहीं तो साइकिल चलाएंगे तो भी चलेगा, अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है। आपने क्या करना है, आपने कर्व्ड रोड पे बाइक, स्कूटी या साइकिल आपने चलानी है। ठीक है, ये आपका कर्व रोड। और आप एक कोशिश करें कि इस कर्व रोड पे दो तरह से आप इस कर्व रोड पे ट्रैवल करेंगे। पहले तरीके से कैसे, मैं आपको बताता हूं। ऐसे इनर रेडियस से ट्रैवल करेंगे आप लोग। ठीक है, ये आपका पहला तरीका होगा। और आपका दूसरा तरीका होगा इस तरह से, आउटर रेडियस से जरा ट्रैवल करेंगे। ठीक है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए क्लास। जब आप इनर रेडियस से ट्रैवल करते हैं तब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर आप कभी बाइक चलाते हैं या आप स्कूटी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, या कभी आप मोटो जीपी की रेस देखते हैं या कोई भी बाइक रेसिंग देखते हैं या आप कार रेसिंग का कुछ भी देखते हैं, कुछ भी वीडियोस उठा के देख लीजिए यूट्यूब पे। बाइक रेसिंग हो गया, कार रेसिंग हो गया, स्पेशली बाइक रेसिंग में आप देख सकते हैं कि जब भी मोटो जीपी के रेसेस में कोई बाइकर अपनी गाड़ी को टर्न करता है तो वो मोस्टली कोने से करता है, एकदम कोने से लेगा। ये जो आपका टर्न है ना, टर्न उसको चिपका के गाड़ी टर्न करता है, पूरा ऐसा लिटा रहता है, गाड़ी पूरी जमीन पे लिट जाती है। अगर आपने देखा होगा ना, दे एक्चुअली टिल्ट द बाइक सो मच ऑन द ग्राउंड एंड दे टेक द टर्न लाइक दिस। हैव यू सीन दैट थिंग? कितने लोग ने ये चीज देखा है? बाइक रेसिंग हो या कुछ भी हो, एकदम कोने से टर्न मारते हैं। और अगर आपने रियल लाइफ में भी आप बाइक या स्कूटी या साइकिल या कार चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप टर्न लेंगे तो आपको कहां से टर्न मिलेगा, अच्छा टर्न लेने की जगह कहां से? हाँ, राइट। क्यों ऐसा होता है पता है क्या क्लास? क्योंकि आपके पास वो टाइम पे दोनों फोर्सेस लग रही हैं, सेंट्रीपिटल भी लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल भी लग रही है। पर अगर आप रोड के ये कोने से चलाओगे तो उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाती है, इसलिए आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एहसास भी नहीं होता। You don't actually get the feeling of centrifugal force. But if you want the feeling of centrifugal force, you don't have to do this in your real life. I'm just giving an example and might be possible कभी आपके साथ ये हुआ होगा। आप ये ब्लू कलर का पाथ जरा कभी आप लेके देखिए, और अगर आपकी गाड़ी की स्पीड अच्छी खासी है तो आपको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर केस में जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो इतना ज्यादा आपको डोमिनेट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि आपकी जो गाड़ी है वो आपको यहां से ऐसी बाहर गिरती हुई नजर आएगी, और यू हैव टू सडनली एक्चुअली अप्लाई द ब्रेक टू एक्चुअली टेक दिस टर्न। कुछ समझ में आया? जिन्होंने जिन्होंने बाइक में ये एक्सपीरियंस किया है उनको मेरी बात 100% समझ में आ रही होगी। जिन्होंने नहीं किया है वो कभी ना कभी कर लेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आपके पास एट अ टाइम दोनों चीज लगती है, सेंट्रीपिटल भी लगता है, सेंट्रीफ्यूगल भी लगता है। बस
एहसास होने में वक्त लगता है, या एहसास क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी ना कभी सेंट्रीपिटल फोर्स बड़ा होता है सेंट्रीफ्यूगल से, या कभी कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा बड़ा होता है सेंट्रीपिटल से, इसलिए आपको वो चीज समझने में नहीं पता चलती, पर दोनों फोर्स आपको एट अ टाइम एक साथ लगती है। इज दैट क्लियर विथ एवरीबडी? नो इश्यूज इन दैट? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? पक्का? क्लियर? एवरीबडी इज ओके? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों आपके साथ लगते हैं, बस कभी ना कभी आपको कोई ना कोई फोर्स का पता चलता है, किसी ना किसी का नहीं चलता। 12th स्टैंडर्ड में जब आओगे, बैंकिंग ऑफ रोड नाम का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस बैंकिंग ऑफ रोड नाम के टॉपिक में हम इसकी बात डिटेल में करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, और अब हम देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इसलिए हम माउंटेन के ऊपर चढ़ते समय हम माउंटेन से चिपक के जाते हैं, तो और उतरते वक्त जरा बाजू से जाते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अरे कहाँ चले गए रे बाबा, 1 मिनट है क्लास। एरोप्लेन मिला, और कौन है? एरोप्लेन है पहला न्यूमेरिकल, अगला न्यूमेरिकल कार है ना, कार। चलो पहले एरोप्लेन वाला कर लेते हैं। ओके, एवरीबडी इज एबल टू सी द न्यूमेरिकल। हमारे टेक्स्ट बुक का पहला न्यूमेरिकल है। चलो आपको मैं दे रहा हूं एकदम 1-2 मिनट का टाइम, आराम से जरा न्यूमेरिकल पढ़ लो पहले। सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से पहले पढ़ लो, और होने के बाद मेरे को बताओ। डन। एक एरोप्लेन है जो 500 मीटर तक भागने के बाद टेक ऑफ करता है ना? एन एरोप्लेन हैज अ रन ऑफ 500 मीटर्स टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे, है ना? आपने देखा होगा कि एरोप्लेन को थोड़ा रनवे पे भागना पड़ता है, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके एरोप्लेन की इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स प्रति सेकेंड है, क्योंकि आपका एरोप्लेन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। It moves with constant acceleration to cover the runway in 30 seconds. रनवे कितने का है? 500 मीटर का है, और इस 500 मीटर के रनवे को कवर करने के लिए 30 सेकंड का टाइम लगता है। कितनी वेलोसिटी है एरोप्लेन की जब वो टेक ऑफ करता है? ठीक है, बहुत ही सिंपल। हम लोग को अगर वेलोसिटी बतानी है तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, पर ये फॉर्मूला यूज करने के लिए
मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा, a इंटू टी पुट करूंगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। a इंटू टी, ये फॉर्मूला बनता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास टाइम है, पर क्या मेरे पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं, इसलिए ये फॉर्मूला अब मैं नहीं लगा सकता। तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यूटी वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे यहां पे भी इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 पुट की थी, तो सिर्फ आएगा हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से जरा आप एक्सेलरेशन निकालें, 2s बाय टी स्क्वायर बराबर, तो 2 इंटू 500 अपॉन 900, क्योंकि t का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर कितना आएगा? 900 आएगा, बराबर है। यहां से 0 0 0 0 कैंसिल, तो आपका एक्सेलरेशन आएगा 10/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमको एक्सेलरेशन मिल गया, तो अब हम इस एक्सेलरेशन को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इजीली कर सकते। तो जरा इस एक्सेलरेशन को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा फाइनल आंसर कितना आता है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हम लोग एक्सेलरेशन, सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। सो आपकी वेलोसिटी आएगी 10/9 इंटू टाइम कितना था? 30। सो आपका फाइनल एक्सेलरेशन कितना आएगा यहां पे? अरे कितना आएगा फाइनल एक्सेलरेशन? बराबर, पर हमारा फाइनल आंसर तो 120 है, पर आप अगर नोटिस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर किलोमीटर पर आवर में है और अपना फाइनल आंसर मीटर पर सेकंड में आया। तो आप जानते हैं कि हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 100/3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या लगता है आपको? हाउ कैन यू कन्वर्ट मीटर प्रति सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर? किसी को टेक्निक पता है? 18/5 से मल्टीप्लाई करके, 5/18 नहीं, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, याद रहेगा। 3 के टेबल में 18 आता है? 3 के टेबल में 18 आता है क्या? 3 1 जा 3 6 जा 5 1 जा 5 20 जा 6 20 जा 120 किलोमीटर पर आवर। आ गया आपका फाइनल आंसर 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने ये स्टेप के बाद ये स्टेप में क्या किया? मैंने मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट किया किलोमीटर प्रति आवर में, मल्टीप्लाई करके 18/5। सब लोगों को ये चीज याद रखनी है। अगर आप उल्टा करेंगे तो 5/18। अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर क्वेश्चन एकदम सिंपल था। क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी पता करनी थी। तो वेलोसिटी पता करने के बाद हम लोगों को पता चला कि एक्सेलरेशन की कमी है, और अगर एक्सेलरेशन की कमी है तो फिर हमने इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकाल लिया। चलेगा, मीटर पर सेकंड में रखा तो भी चलेगा, बट क्योंकि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है अभी, तो टेक्स्ट बुक में आप देख रहे हैं ना कि 120 किलोमीटर पर आवर आंसर लिखा हुआ है, पर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन तो नहीं किया हुआ कि आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में देना है कि मीटर पर सेकंड में देना है। तो अगर आपने 100/3 मीटर पर सेकंड भी रख के छोड़ दिया तो भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि मेंशन ही नहीं किया ना। हमें कैसे पता चलेगा कि मीटर प्रति सेकंड में बात करनी है कि किलोमीटर पर आवर में बात करनी है? पर फिर भी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि कभी अगर आपको ऐसा करना पड़े कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में लेके जाना पड़े, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या ये न्यूमेरिकल सब लोग के दिमाग में क्लियर है? ऐसा नहीं है पायल, ऐसा नहीं है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
क्या पहला वाला न्यूमेरिकल सब लोग के दिमाग में क्लियर है? पक्का? सिंपल था एकदम। कैन वी मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़े, अगला न्यूमेरिकल करें। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, सबका ध्यान होना चाहिए यहां पे। ओके, हम लोग करने जा रहे हैं ये सेकेंड वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, अनुराग सिंह पूछ रहे हैं 18/5 कैसे आया। अनुराग सिंह, यूट्यूब चैनल अगर आपका आपके पास मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है तो उस पर जाके देख लीजिए, मैंने कन्वर्जन का वीडियो बनाया है। ठीक है, कन्वर्जन टाइप करना, कन्वर्जन। ठीक है, उसमें सब दिखा है, सेंटीमीटर टू मीटर कैसे आता है, मीटर टू सेंटीमीटर कैसे आता है, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में कैसे आता है। जाके देख लीजिए, आपका डाउट पूरा का पूरा वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी ना किसी को डाउट हो, इसलिए मैंने ऐसे छोटे मोटे वीडियोस बना के रखे ताकि जब भी आप टेंशन में आए तो वहां जाके देख लीजिए, क्योंकि रेगुलर लेक्चर में वो समझाते बैठने में टाइम चला जाता है। ठीक है, क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं में हम लोग वो चीज देखते हैं, हो सकता है भूल गए या हो सकता है थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया हो, जस्ट लुक एट दैट, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो जो कार है उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ठीक है, इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक, यानी कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे गाड़ी चल रही है, और फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की 0 किलोमीटर प्रति आवर है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्रेक लगा के आपने गाड़ी को रेस्ट पे लेके आ गए। बराबर, मतलब गाड़ी पहले 120 किलोमीटर प्रति घंटे पे भाग रही थी, इसलिए मैंने उसको u मान लिया, u यानी कि गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी, और ब्रेक मार के जैसे ही आपने गाड़ी को ब्रेक मारा और गाड़ी किस पे आ गई, रेस्ट पे आ गई। द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप गाड़ी में ब्रेक मारेंगे वैसी थोड़ी गाड़ी रुक जाती है, गाड़ी थोड़ा डिस्टेंस कवर करके रुकती है। तो गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, गाड़ी ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और गाड़ी रुक गई। क्या निकालना है हमें, कैलकुलेट सबसे पहले द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार, टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट। एवरेज रिटार्डेशन का मतलब क्या है, हमें गाड़ी का एक्सेलरेशन बताना है। एक्चुअली एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। और दूसरी चीज हमें बतानी है कि कितना टाइम लगा गाड़ी को रुकने में। एक बार क्वेश्चन सब लोग पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। अगर सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो हां या ना बोल दीजिए। हाँ, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। आया, सब लोग को समझ में आया? आगे बढ़ू, अभी क्वेश्चन क्वेश्चन चालू करूं सॉल्व करना। सबसे पहले आप नोटिस कर सकते हैं क्लास की आपका डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया हुआ है, और आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति आवर में दी हुई है। ऐसा नहीं चलेगा, हम हमारी स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करें। वापस ध्यान से देखें, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18। इसके पहले आपने मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट किया था, तो उसके लिए आपने 18/5 से मल्टीप्लाई किया था। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 100/3 मीटर प्रति सेकंड। तो हरदम
यूनिट्स का ध्यान रखें, सब के सब यूनिट्स मीटर में होने चाहिए और मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए। ये बात हरदम याद रखिए। डायमेंशंस चैप्टर में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में हमने ये नॉलेज प्राप्त की है। हमने सीजीएस यूनिट पढ़ा है, हमने एमकेएस यूनिट पढ़ा है, अगर आपको याद होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड। चलिए, मीटर के साथ सेकंड का उपयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं काम करता हूं, मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं। चलिए, एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। पहला, हम लोग एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन हम पता करेंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे? मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आ रहा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मुझे ऐसा लगता है कि इस फॉर्मूले की मदद से हमारा एक्सेलरेशन आ सकता है, ठीक है। कैसे आ सकता है? वी स्क्वायर की जगह पे जीरो का स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं, यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही रखिए, 2as ऐसा का ऐसा ही रखिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी गाड़ी की फाइनल रफ्तार जीरो है, क्योंकि फाइनली गाड़ी रेस्ट पे आ गई थी, इसलिए मैंने v की जगह पे मैंने जीरो पुट कर दिया। थोड़ा इधर उधर करेंगे तो शायद बेटर हमको समझ में आएगा। हम लोग लिख सकते हैं 2as बराबर माइनस यू स्क्वायर, हम a में इंटरेस्टेड है, माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। u अभी अभी हमने निकाला 100/3 का होल स्क्वायर, 2 × s, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके गाड़ी रुक गई थी, बराबर, माइनस 100 का स्क्वायर होगा इतना, डिवाइडेड बाय 9, होल डिवाइडेड बाय 200, अगर आपको याद आएगा तो, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -50/9 मीटर प्रति सेकंड आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। क्योंकि आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, हमें इससे यह पता चल रहा है कि यह एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है, जो आपको निकालना था। जरा चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है। बिल्कुल सही है, 50/9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एग्जैक्टली सही आंसर। एक बार चेक कर लीजिए, किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लीजिए, अभी टाइम निकालना बाकी है, अभी सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना। देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। नहीं कनिका, सिर्फ यू स्क्वायर को मैंने लेफ्ट एलएचएस में लूंगा तो यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। डन, चेक कर लीजिए, एनी डाउट्स? एक्सेलरेशन आ गया। बेटा 120 को कन्वर्ट किया ना हम लोगों ने 100/3 में। सौरभ, सो रहे थे क्या आप? ये स्टेप के टाइम सो रहे थे क्या आप, जब हमने यू को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया? बराबर। कैन वी मूव फॉरवर्ड? एनी डाउट्स? अगला अगला करें, अभी टाइम निकालना बाकी है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला है। कैन वी मूव फॉरवर्ड एंड फाइंड आउट द टाइम? चलिए अगला करते हैं, अगला देखते हैं, अगले में हमें क्या करना है। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है टाइम। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। -1000/9/200 है तो 200 होगा ना। कैसे 200 होगा रे रुद्र? अरे बाबा, हाउ विल इट बी 200 द आंसर? इसको सॉल्व करना नहीं आता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? हाँ, हाउ कैन दिस बी रिटर्न? इसको अपन लिख सकते हैं लाइक दिस, यहां से कैंसल होगा, 2 1 जा, 2 50 जा, सो यू गेट 500/9 माइनस में। समझा रुद्र जा? क्लियर?
नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे बेस के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलिए अभी हम फाइंड आउट करेंगे टाइम। टाइम निकालना बहुत आसान काम है। वेलोसिटी की जगह पे 0 पुट किया, u प्लस एटी किया। एटी बराबर कितना आएगा? एटी बराबर आएगा u, आप माइनस साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा। हाँ, एंड t बराबर, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अबे यार आयुष, क्या कर रहा है मेरा भाई? टाइम निकालना है ना मेरा भाई। आयुष विश्वकर्मा, बराबर कितना आएगा टाइम? u बाय एक्सेलरेशन। u कितना था? 100/3। एक्सेलरेशन कितना था? 50/9। अगर आप माइनस साइन लेके भी करते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी आपका एक्सेलरेशन माइनस में आएगा, तो ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 6 सेकेंड आंसर मिलेगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? गिवन देख के पता चलेगा दर्शन। आपके पास गिवन में क्या क्या है? आपके पास गिवन में वेलोसिटी है, और वैसे भी आपके पास तीन ही तो फॉर्मूले हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बस इन तीन फॉर्मूले में तो खेलते बैठना है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जैसे अभी मुझे कैसे समझा टाइम के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन था, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, मुझे पता है v जीरो है। अगर इस फॉर्मूले में चार टर्म है, चार में से तीन मुझे पता है, तो चौथा मैं इजीली निकाल सकता हूं, खत्म हो गई बात। आप अगर चाहे तो तीसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, क्योंकि आपको s भी पता है, आपको u पता है, आपको a पता है, आप सब यूज कर सकते हो कोई भी। बस आप सेकंड फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड फॉर्मूले में टाइम आता ही नहीं है। फर्स्ट और थर्ड से टाइम निकाल सकते हो, आपकी मर्जी, जो यूज करना है करो। समझा दर्शन? बाकी लोग को समझा? टाइम, टाइम वाला क्लियर है सब लोग के दिमाग में? पक्का? डन? कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस, 6 सेकेंड्स आपका टाइम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स। मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटे से उस गाड़ी को 30 मिनट तक चलाया गया। ठीक है, अगर आप किसी गाड़ी को एक पर्टिकुलर स्पीड से इतनी देर तक चला रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर उसने दिया हुआ है, और उस 50 किलोमीटर पर आवर की मदद से अगर गाड़ी 30 मिनट तक चल रही है, तो हम इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो, ये पहला वाला केस है। ठीक है, x1 नाम का डिस्टेंस क्या होगा? x1 नाम का डिस्टेंस होगा v1 इंटू टी1, यानी कि 50 इंटू टाइम। 30 मिनट का मतलब होता है 0.5 आर, तो आप यहाँ पे 0.5 आर पुटअप कर सकते हो, यानी कि 25 किलोमीटर उन्होंने सबसे पहले ट्रैवल किया होगा। आई होप आपको पता है 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है।
क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, मैंने इसको भी आर में लिखा और मैंने पुट करके डिस्टेंस निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला सबसे पहले 50 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट तक चलाया, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उन्होंने रखी अगले 15 मिनट के लिए। देखिए, एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। तो ये मैं अपना दूसरा केस पकड़ रहा हूं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे से उन्होंने अगले 15 मिनट तक ड्राइव किया। आपको पता है 15 मिनट मतलब कितना होता है? 15 मिनट मतलब 0.25 घंटा होता है। तो अगला डिस्टेंस उन्होंने कितना ट्रैवल किया होगा? V2 इंटू T2 ले लेते हैं, यानी कि 30 इंटू 0.25, यानी कि यह आंसर कितना आएगा आपका? 7.5 किलोमीटर। और आगे बढ़े, फिर वो कहते हैं कि हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अगले 45 मिनट्स तक गाड़ी चलाई। ठीक है भाई, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। 70 किलोमीटर पर आवर से हमने अगले 45 मिनट्स तक गाड़ी चलाई। 45 मिनट्स आप जानते हैं 0.75 आर को बोलते हैं। ठीक है, तो आपका नया डिस्टेंस कितना हो जाएगा? V3 इंटू T3 बराबर 70 इंटू 0.75, यानी कि 52.5 किलोमीटर आपने चलाया। तो क्वेश्चन हमने पढ़ते पढ़ते हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए। पहली बार में उन्होंने 25 किलोमीटर चलाया, उसके बाद वाले में उन्होंने 7.5 किलोमीटर चलाया, और उसके बाद उन्होंने 52.5 किलोमीटर गाड़ी चलाई। लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो वो चाहते हैं कि हम एवरेज स्पीड निकालें गाड़ी की। गाड़ी की एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब होगा आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात खत्म। यही तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो ऑल वैल्यूज अपॉन ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया? सबसे पहले आपने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया था, उसके बाद आपने 7.5 किलोमीटर ट्रैवल किया था, और उसके बाद आपने 52.5 किलोमीटर ट्रैवल किया था, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। पहली बार आपको 0.5 आर लगे थे, यानी कि आधा घंटा। उसके बाद आपको 0.25 आर लगा था, यानी कि 15 मिनट। और उसके बाद आपको 0.7.5 आर लगा था, यानी कि 45 मिनट्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपको 85 मिलेगा, नीचे आपको मिलना चाहिए 75 प्लस 2.5, 1.5 आपको मिलना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 में 52.5 प्लस ये 85 हो जाता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आपकी एवरेज वेलोसिटी मिलनी चाहिए 15 ना, 5 6 0 6 6। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आनी चाहिए। लेट्स चेक हमारा फाइनल आंसर मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल सही, 56.66 किलोमीटर पर आवर। 56.66 किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल और अच्छा वाला न्यूमेरिकल। चेक कर लीजिए मैंने क्या क्या किया। ये सबको समझ में आना चाहिए जो मैंने किया, और उसके बाद ये भी सबको समझ में आना चाहिए जो मैंने किया। कोई डाउट है पूछ लीजिए फटाफट। ये भी देख लीजिए, 50 किलोमीटर पर आवर 30 मिनट में हमने डिस्टेंस कैसे निकाला वो देख लीजिए, टाइम को कन्वर्ट करना कितना जरूरी था वो देख लीजिए। सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे। क्लियर है? ऑल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग? पक्का?
कैन आई मूव फॉरवर्ड? चलिए अगला देखते हैं। अब हम करने जा रहे हैं ये वाला 4th क्वेश्चन। चलिए मैं आपको देता हूं 2-3 मिनट का टाइम, पढ़िए जरा उस क्वेश्चन को। डन, पढ़ लिया सब लोगों ने? कैन वी कंटिन्यू? सबसे पहले इनिशियल स्पीड कितनी है गाड़ी की? बहुत ही बढ़िया। कैसे समझा आपको ये बात? 0 मीटर्स प्रति सेकंड, कैसे समझा आपको ये बात? आगे बढ़ सकते हैं फिर। पहला जो पॉइंट है यानी कि u, वो आपका 0 मीटर्स पर सेकेंड है। आप ग्राफ से ही आपने देख के बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, कितनी मैक्सिमम स्पीड कार अटेन कर सकता है उसके बारे में हमें बात करना है। सेकेंड पॉइंट v मैक्स। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 20 मीटर प्रति सेकेंड गाड़ी की मैक्सिमम रफ्तार है। ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड से चल रही है, जो गाड़ी की मैक्सिमम रफ्तार है। क्या ये 2 पॉइंट सब लोग को समझ में आए? सिंपल सिंपल। गाड़ी इनिशियली 0 पे थी, फिर गाड़ी की मैक्सिमम रफ्तार 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गई। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग 0 एक्सेलरेशन। बताओ ऐसा कौन सा पार्ट है ग्राफ का जहां पे 0 एक्सेलरेशन दिख रहा है? एक्सेलरेशन बराबर 0 मुझे लग रहा है फ्रॉम ए टू बी। क्या बोलते हो? ए से बी तक एक्सेलरेशन 0 है, क्या लगता है आप लोग को? सही है? क्यों ए से बी तक एक्सेलरेशन 0 है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ए से लेके बी तक गाड़ी की रफ्तार चेंज नहीं हुई है। ए से लेके बी तक गाड़ी की रफ्तार 20 मीटर प्रति सेकेंड ही है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम ए टू बी वेलोसिटी इज
constant, that is velocity from A to B is 20 मीटर्स प्रति सेकेंड। और अगर कहीं पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कॉमन सेंस वाली बात है, उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। हो गया तीसरा पार्ट भी डन। कैन वी मूव फॉरवर्ड? पक्का सिंपल सिंपल चल रहा है। चलो फोर्थ पार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, कहां से कहां तक का ग्राफ आपको कांस्टेंट रिटार्डेशन दिखा रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फ्रॉम बी टू सी, बहुत बढ़िया। आपको दिख रहा है बी से सी तक गाड़ी की रफ्तार कम हो रही है, 20 से सी 20 तक 0 हो गई। यहां पे गाड़ी की रफ्तार कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड थी, यहां पे गाड़ी की रफ्तार 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसका मतलब कि यहां पे गाड़ी का रिटार्डेशन हुआ है। और नॉलेज के लिए आपको समझ में आएगा, यहां एक्सेलरेशन हुआ है, यहां कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से 0 एक्सेलरेशन है, और यहां पे गाड़ी ने रिटार्डेशन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। फिफ्थ पार्ट जरा देखते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड्स। पहले 6 सेकंड में गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमें वो बताना। फर्स्ट 6 सेकंड मतलब यहां से यहां तक, ये पहले 6 सेकंड से, बराबर। इसमें गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमें वो बताना। तो चलिए यहां पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, जिस ट्रिक के मदद से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, ठीक है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि आप जो ग्राफ देख रहे हैं वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, बराबर। आप देख रहे हैं ना, वेलोसिटी वाई एक्सिस में है और टाइम एक्स एक्सिस में। जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आप देखेंगे, तो अगर आपने इस ग्राफ का एरिया निकालने की कोशिश की, जिसको बोला जाता है एरिया अंडर द कर्व, अगर आपने एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश की, तो एरिया अंडर द कर्व आपको डिस्टेंस देता है। वापस एक बार रिपीट करता हूं, ग्राफ कौन सा होना चाहिए? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होना चाहिए। और अगर आपने एरिया अंडर द कर्व, क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, अभी समझाऊंगा, अगर वो निकालने की कोशिश की तो उससे आपको डायरेक्टली डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है जरा समझाता हूं। ये देखिए, यहां से लेके पूरा यहां तक, इस चीज को बोला जाएगा एरिया अंडर द कर्व। क्यों बोला जाएगा इस चीज को एरिया अंडर द कर्व? क्योंकि यहां से यहां तक और फिर यहां तक आपकी गाड़ी 0 से 6 सेकंड में इतने ट्रैवल किए। यहां से लेके यहां तक बीच में एक ट्रायंगल भी था। अगर आपने इस पिंक शेडेड रीजन का एरिया निकाल दिया तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया। तो चलिए ट्राई करते हैं। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस। ट्रायंगल का बेस कितने का है? ट्रायंगल का बेस 3 का है, इनटू ट्रायंगल की हाइट कितने की है? ट्रायंगल की हाइट 20 की है। ये देखो, दिखाई दिया? क्रिश, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं बेटा, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता है। नीचे का बेस 6 है, नीचे का बेस 3 है, ऊपर का बेस, ऊपर का हाइट 20 है। कैसे स्क्वायर हो जाएगा बेटा? दिखने के लिए कोई चीज स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगी। क्या आपको स्क्वायर का रूल पता है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर? यस यस, इट लुक्स लाइक अ ट्रेपीजियम, बट मैंने इसको 2 भाग में ब्रेक कर दिया। दिस इज द फर्स्ट भाग एंड दिस इज द सेकेंड भाग। आई एम सॉल्विंग इट लाइक एन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल।
क्या एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मैंने कैसे लिखा, सबको समझ में आया? हाफ बेस इंटू हाइट, एवरीबडी इज अंडरस्टूड। बेस कितना है ट्रायंगल का? 3, और हाइट कितनी है ट्रायंगल की? 20। एवरीबडी इज ओके विद ट्रायंगल का एरिया प्लस। अब मैं रेक्टेंगल का एरिया लिखने जा रहा हूं, क्या बताएगा कोई रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? देखो 3 से लेके 6 के बीच में जो बेस है, इसका मतलब रेक्टेंगल का बेस 3 का हुआ, और हाइट कितनी हुई रेक्टेंगल की, मतलब ब्रेथ कितने का हुआ? 20 का हुआ। ये आपका डिस्टेंस, लेंथ इंटू ब्रेथ। देख लीजिए लेंथ मैंने कितनी ली है रेक्टेंगल की, यहां से यहां तक 3 से 6 तक सिर्फ 3 ही होगा, 1 2 3। और हाइट कितने की, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ कितने का? 20 का। देख लीजिए, आया समझ में? कोई डाउट है पूछ लीजिए। पक्का क्लियर है सब लोग के दिमाग में? एनी डाउट्स? हाफ बेस इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू ब्रेथ, क्लियर एवरीबडी? फॉर्मूला समझ में आ रहा है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? क्लियर, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट अगर आप करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा 30, और यहां पे आपको मिलेगा 60। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 90 मीटर्स आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अब अगर फाइनल आंसर होता तो चेक करते, तो 90 मीटर्स ही आपका फाइनल आंसर आएगा। ये ट्रिक आप ग्राफ में लगा सकते हैं, पर ग्राफ कौन सा होना चाहिए? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होना चाहिए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जो भी आपको टाइम दिया हो, उस टाइम का एरिया अंडर द कर्व निकालें, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। और मैंने यही पिंक वाला ही क्यों चूज किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था फर्स्ट 6 सेकंड, इसलिए मैंने 0 से लेकर 6 सेकंड तक एक शेडेड रीजन बताया। उस शेडेड रीजन में जो भी है हम लोग ने उसका आंसर देख लिया। ठीक है, बुक में आंसर होगा, मुझे पता नहीं है। अगर किसी के पास अभी बुक खुली हुई है तो वो एक बार चेक कर लीजिए कि हमने सही आंसर निकाला है। अगर 8 तक बोला, साई पूछ रहे हैं कि सर अगर बोला कि 8 सेकंड तक निकालो, तो 8 सेकंड में क्या होगा पता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तीन तीन लोग का ऐड हो जाएगा। बराबर साई? सिर्फ 4 सेकंड तक बोला तो नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा, 4 सेकंड तक नहीं बोलेगा। ऐसा बोलेगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे 4 सेकंड तक भी सॉल्व कर सकते हो। 4 सेकंड तक एरिया ऑफ अ ट्रायंगल प्लस यहां तक एक रेक्टेंगल बनेगा, जिसका बेस, जिसका लेंथ 1 का होगा और उसकी हाइट 20 की होगी। क्लियर है? डन है एवरीबॉडी? आ सकता है एंट्रेंस में क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस एंट्रेंस में भी आते हैं। डन। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उन न्यूमेरिकल्स को निपटा के ये चैप्टर को खत्म करने का। इज दैट क्लियर? आई होप सब लोगों ने रिप्लाई चैट सेक्शन में रिप्लाई किया हुआ है। आपका रिप्लाई ही आपकी अटेंडेंस है, क्योंकि आज हम ग्रुप से जितने भी लोग लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने आपका नाम रीनेम नहीं किया, जैसे मैं अभी भी देख पा रहा हूँ विश्वदीप्ति नाम का किसी ने लॉग इन किया हुआ है, पर उन्होंने आपका नाम रीनेम नहीं किया हुआ। मैंने 4 बार बोल दिया। हेमंत गुप्ता, आपने भी अपना नाम रीनेम नहीं किया हुआ है। अभी मैं 3-4 लोगों को देख पा रहा हूं जिन्होंने अपना नाम रीनेम नहीं किया हुआ है। अगर आपको मैंने ग्रुप से निकाल दिया तो आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है, इसलिए पहले ही बोल रहा हूं, आपका नाम रीनेम अगर नहीं हो पा रहा है तो चैट सेक्शन में आपका नाम और उसके आगे आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट अभी के अभी भेजो। आपका नाम और आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट, ये आपका जूम का नाम होना चाहिए। विश्वदीप्ति चौहान, आपके नाम के आगे आपके मोबाइल के 4 डिजिट भी होने चाहिए। जिन्होंने रीनेम किया उनको भेजने की जरूरत नहीं है चैट सेक्शन में। जिन्होंने रीनेम किया हुआ है उनको भेजने की जरूरत नहीं है चैट सेक्शन में। जिन्होंने रीनेम नहीं किया मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो बाय बाय बाय।